नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आपको बता दें इस वक्त जो हमारे साथ तो मौजूद है उन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक जवान है और जवानों का परिचय नहीं दिया जाता, वो अपना परिचय खुद अपने काम से देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है कमांडेंट 60 बटालियन के सीआरपीएफ के अंबुज मुथाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी चीज, पहला सवाल आपसे ये है कि सर आपने जब ये वर्दी पहनी और जब इस वर्दी के लिए आपने कब से सोच रखा था कि अब इस वर्दी को पहनना है, और जब आपके तन पर ये वर्दी आई तो उसके बाद कैसा आपको लगा? इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तभी से घर में इस टाइप का माहौल था कि एक बेटे को फौज में जाना चाहिए। तो मैं पहले सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करता रहा, किन्हीं कारणों की वजह से उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अंततः बाद में मैं सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुआ। तो मेरा ये सपना तो था वर्दी पहनने का बचपन से ही, तो वो साकार हुआ। तो आज मुझे सीआरपीएफ में करीब 24 साल हो गए सर्विस करते हुए। तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ ये वर्दी को पहनते हुए। वर्दी होती ही ऐसी है कि इसको पहनने के बाद में आपके अंदर जोश और जज्बा पैदा हो जाता है, देश की सेवा का एक मादा देती है। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको ड्यूटी करवाने के लिए ये वर्दी जो होती है ये आपके अंदर में एक नया जोश का संचार पैदा करती है। सर, वर्दी का जोश तो मैंने देख लिया खुद। आपके सहयोग से ये वर्दी मुझे मिली, यहाँ पर मैंने पहना तो एक कहते हैं ना कि एक अलग सा जोश, एक अलग सा उत्साह जो है इस वर्दी को पहनने के बाद हम लोग के अंदर अभी मुझे लग रहा है ऐसा। और ऐसे तो आप लोग काफी ट्रेंड होते हैं, हर चीज की ट्रेनिंग आपको मिलती है। सर, उस वक्त जब आपने पहली बार ये वर्दी पहनी थी सर, तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ था? जब आपने पूरी तैयारी कर ली, जाना है, और जब आपने क्रैक कर लिया चीजों को, उसके बाद कैसा लगा? वाकई में ये तो मेरा बचपन से ही सपना था। बहुत ही ज्यादा खुशी का पल होता है जब आप पास आउट होते हैं, जब वर्दी पहनते हैं। तो मैं बचपन में टीवी में भी देखा करता था और मैं वर्दियों से बहुत प्रभावित रहा हूँ। हालांकि मेरे पिता भी प्रोफेसर थे, बट वो एनसीसी के नेवल ऑफिसर भी रहे हैं। तो मैं बचपन से ही देखता था कि वो वर्दी जब पहनते हैं कैसे तैयार करते हैं। तो पिता का जो वर्दी पहनने का, बात करने का, उनके बहुत सारे गुण बच्चे अपने आप देख करके आत्मसात करते हैं। तो मैं भी उसमें अलग नहीं हूँ। तो इस प्रकार मेरा बचपन से जो सपना था वो साकार हुआ। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि आप लोग जब ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप लोग को कई ऐसे इलाके भेजे जाते हैं, उस कहाँ आप लोग को किन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, भारत देश बहुत ही बड़ा राष्ट्र है और इसमें अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अलग उग्रवाद है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, और बाकी दक्षिण के क्षेत्रों में, मध्य भारत में एलडब्ल्यूई का प्रभाव है। तो इस प्रकार हम लोग 3 क्षेत्रों में काम करते हैं। तो मैंने तीनों ही क्षेत्रों में काम किया है। तो इस प्रकार कभी कोई क्षेत्र में समस्या बढ़ जाती है, कभी क्षेत्र में बढ़ जाती है। हालांकि सीआरपीएफ एवं अन्य सीएपीएफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बल, पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके। इस प्रकार जो बल हैं वो सरकार के एक सहायक अंग है जो सरकार की नीतियों को पालित करवाते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स का मेंटेन भी करते हैं। हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है, हर चीज को सोच समझ कर चलना पड़ता है। अच्छा सर, देखिए एक चीज है कि सीआरपीएफ जो बटालियन है, जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ी होती है, उसका मेन काम क्या होता है? सीआरपीएफ के मैंडेट जो है वो पुलिस बल के साथ में, राज्य में उनके साथ में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हम सहायक होते हैं। तो हमारा कंधे से कंधा मिला के चलने का जो काम होता है वो सिविल पुलिस के साथ होता है। इस प्रकार हम उन राज्यों में जो कि किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, उन समस्याओं से उनको निजात पाने के लिए अपने सिखलाई के अनुसार कार्य करते हैं। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि देखिए यहाँ पर आप इस वक्त हम झारखंड में मौजूद हैं और झारखंड एक सबसे बड़ा नक्सल से प्रभावित इलाका रहा है। ऐसे में अब नक्सल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत हद तक खत्म हो गया है, या यूं कहे आप लोगों की मेहनत यहाँ पर रंग लाती हुई दिख भी रही है कि नक्सल लगभग खत्म हो गया। नक्सलियों से किस तरह से आप लोग को चुनौतियां मिलती हैं जब आप लोगों को मालूम चलता है यहाँ पर भाई आरडीएक्स मिल गया, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ माइंस बिछा दिए, किस तरह की चुनौतियां आप लोग को फेस करनी पड़ती है? हाँ, मेरे बल 60 बटालियन को कोल्हान क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष हमने काफी इस पे सफलता प्राप्त की है।
जब कभी भी आईडीज वगैरह बरामद होते हैं तो हमारे बम डिस्पोजल और डॉग्स हैं जो हमारे ट्रेंड हैं, वो उनको डिटेक्ट करते हैं और हम उनको उसी जगह पर डिमोलिश कर देते हैं। इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है और उसमें हमारी बटालियन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये इस प्रकार की चुनौतियां हैं। साथ ही साथ एम्बुश वगैरह की चुनौतियां होती हैं, उसके लिए भी हमारे बल अच्छे से ट्रेंड है। साथ साथ हम अपने ट्रेनिंग्स भी चलाते रहते हैं, इन सर्विस कोर्सेज भी होते हैं, उनको हमारे ऑफिसर्स के द्वारा बीच बीच में ब्रीफ भी किया जाता है। जितने भी लेटेस्ट इनपुट्स होते हैं, आसूचनाएं होती हैं, उनके साथ शेयर की जाती हैं। इस प्रकार जवान जो कि फोर्स का बैकबोन होते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी हैं, उसके आखिरी सदस्य तक के सारी जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ताकि फोर्स पूर्ण रूप से मोबिलाइज रहे, पूर्ण रूप से जागरूक रहे, किसी प्रकार की किसी को जान माल का नुकसान ना हो। अच्छा, एक चीज और भी है, हर एक चीज को आप लोग को देखना ही पड़ता है। जैसे कहीं गांव है, किसी गांव में कुछ नक्सली जैसे सर छुपे हुए हैं या फिर उग्रवादी छुपे हुए हैं, तो ऐसे में पहले आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग के दिमाग में क्या थॉट आता है कि यार इस गांव में, इस घर में 3-4 नक्सली छुपे हैं, यहाँ पर 3-4 उग्रवादी छुपे हैं? ऐसे में आप लोग पहले किस तरह से प्लानिंग को आप लोग अपना करते हैं? देखिए, ये अब कैसे प्लानिंग करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, ये कई सारी चीजें तो केवल हम बता नहीं सकते कि हम किस प्रकार से करते हैं। हालांकि हम इसको बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करते हैं, मैं इतना ही बता पाऊंगा। और जिन जिन बलों को और जिन अवयवों को शामिल करना होता है और जिन जिन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होता है, उस एसओपीज को हम पूर्ण रूप से पालित करते हुए अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। अच्छा सर, आप लोग के कंधे पर सिर्फ ये जिम्मेदारी, काफी जिम्मेदारियां होती हैं। पुलिस के साथ भी आप जाते हैं, देश को भी देखना है, जिस राज्य में उस राज्य को भी देखना है, बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और ऐसे में सर आप एक सीनियर लेवल पर हैं और आप एक सीनियर पोस्ट पर हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है सर, हम लोगों ने भी देखा है, पढ़ा है कि कभी कभार जवानों का मनोबल टूट सा जाता है, जवान बेचारे हताश जाते हैं, कई महीने हो जाते हैं, घर नहीं जाते हैं। तो ऐसे में कैसे जोश भरते हैं आप उन जवानों में? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो एक साधारण धारणा फैली हुई है कि जवान छुट्टी नहीं जा पाते हैं, जवान हतोत्साहित हो जाते हैं, मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने ऐसा अपनी बटालियन में तो ऐसा नहीं देखा हूँ। हम लोग छुट्टी बहुत लिबरली देते हैं। जवानों को किसी प्रकार की समस्या होने पर हमारे पास में जो मैकेनिज्म है, वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए चैनल्स, अदरवाइज हमें डायरेक्ट बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन जवानों की कुछ घरेलू समस्याएं होती हैं, उनको हम फैमिली परमिशन देते हैं। जिन किन्हीं जवानों के किसी प्रकार के घरेलू पारिवारिक विवाद होते हैं, उसके बारे में हम उनको जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं, उनको उस प्रकार की सुविधा मुहैया कराते हैं। तो सीआरपीएफ में बहुत ही अच्छा और एक बेहतरीन एस्टेब्लिश सिस्टम है ताकि आपकी समस्या का निवारण किया जा सके। अतः इस बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि जवानों का मनोबल गिरा रहता है। हाँ, अगर कुछ जवान अगर किसी कारणवश कुछ डिप्रेस कभी कभार फील करते भी हैं, तो वो कोई उनके लिए चैनल नहीं है कि उनको चैनल से ही आकर के बात करनी है। हम बीच बीच में उन लोगों से साथ में वार्तालाप करते रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास में चौपाल चलती है, वीकली हम उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं और बहुत ही खुले माहौल में सिविल ड्रेस में बिठाया जाता है ताकि वर्दी में एक डेकोरम ना मेंटेन हो, उनके साथ में दूरी ना हो और वहाँ पे हंसी मजाक माहौल हो। उनके साथ गेम्स खेले जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम कराए जाते हैं, गाने सुनाए जाते हैं, सीनियर ऑफिसर्स उनके साथ में समय गुजारते हैं, नाइट हॉल्ट किए जाते हैं, विजिट किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारा हमारा मैकेनिज्म है जिसपे हम लोग उनके मनोबल को हमेशा उच्च स्तर पे रखते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि जवान ही हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो उनका मनोबल उच्च रखना हमारा सर्वोपरि कार्य है। अच्छा सर, एक चीज और भी, अभी हम एक जवान से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से वो लोग कठिनाई इन द सेंस कि जब वो लोग जाते हैं तो कहीं पर तो उन लोग को, जैसे जहाँ पर 10 लीटर पानी की आवश्यकता हो, कहीं वो लोग गए ऑपरेशन के थ्रू, वहां पर 4 लीटर पानी में उनको गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि रसद भी लादे हुए है, अपने हथियार भी लादे हुए है, उसमें पानी भी लादे हुए, हर एक चीज हो सर। क्योंकि आप लोग किसी ऑपरेशन पर जाते होंगे तो जवानों से तो आप लोग बातचीत इंटरेक्ट करते हो, क्या जोश भरते हैं सर, क्या कहते हैं? ऐसा है कि वाटर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उनको दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड पीपल। फर्स्टली हम लोगों की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें वाटर ड्रिल सिखाई जाती है। दूसरा, हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं कि इसमें कितना पानी, कितना रसद लगेगा। अगर मान लीजिए कि हमारे ऑपरेशन थोड़े लंबे चलने रहते हैं तो उसी के हिसाब से उस प्रकार की तैयारियां की जाती हैं। और ऐसा है कि पानी की कहीं ना कहीं सुविधा हो जाती है।
तो ये पूर्ण रूप से ये कहना गलत होगा कि उनके पास 4 ही लीटर पानी होता है। नहीं मतलब एक कहते हैं ना कि जो जवान है बेचारे, अब कितना भार लाद के जाएंगे वो लोग भी, तो उन लोग के लिए भी एक दिक्कत हो जाता है कि एक आदमी कितना भार लागे, क्योंकि हम लोग ने भी देखा कि आप लोग एक पूरा बैग लेकर जाते हैं, काफी भारी हो जाता है, कहीं पहाड़ी इलाकों पर चढ़ना हो तो और भी दिक्कत हो जाती है आप लोग के लिए। तो इसमें यह है कि अगर आप भार लेके चलते हैं तो शुरू में आप फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, तो साथ साथ वो रसद और पानी भी खत्म होता जाता है, तो वेट भी कम होता जाता है, भार भी कम होता जाता है। इसलिए ये कहना कि आखिरी तक उतना ही भार रहेगा तो ये संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है सर कि आप लोग, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग के ऊपर कई जिम्मेदारी होती है, केंद्र की भी कई नीतियां हैं जो आपको पहुंचानी होती है, ताकि गांव पहुंचानी होती है, तो आप लोग किस तरह से उस चीज को पहुंचाते हैं गांव में, उसको किस तरह से पहुंचाते हैं? ऐसा है कि हम गांव के लोगों के साथ में मेल मिलाप करते हैं। दूसरा, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं, जिसमें कि ग्रामीणों के आवश्यक को उपयोग में दैनिक कार्यकलाप में काम आने वाले सामानों का वितरण किया जाता है अलग अलग कंपनियों में। उन गांवों में जिस जगह पर या तो उग्रवाद नक्सलवाद से प्रभावित होते हैं, उन गांवों के लोगों के साथ मिल करके भारत सरकार की नीतियां, राज्य सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाता है। अगर उनके बेरोजगार बच्चे होते हैं तो उनके फॉर्म्स भरवाए जाते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके। उनको जागरूक किया जाता है, उनको कई बार थोड़ा बहुत बताया भी जाता है कि इस विषय पे क्या करना है। वो लोग हमारे कैंपों में आते हैं। उसके अलावा हमारे जो इंटीरियर कैंप्स हैं उसमें छोटा मोटा इलाज भी हम लोग करते हैं। वो लोग हमें अब कंसल्ट करने लग गए हैं, हमारे पास में आने लग गए हैं, तो काफी विश्वास की भावना पैदा की गई है हमारे द्वारा। इस प्रकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में भी हम बताते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब भी हैं जो, वो भी हम लोग मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं बीच बीच में। इस प्रकार हमारा जनता के साथ अच्छा समन्वय स्थापित होता है। ये देखिए बहुत अच्छी चीज है कि देखिए अभी बताया, अमू सर ने बताया कि किस तरह से जो युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या सरकार की योजना है, महिलाओं के लिए क्या सरकार योजना चला रही है, ये भी इनके कंधों पर जिम्मेदारी है, ये भी पहुंचाते हैं उन तक। और सबसे बड़ी चीज है कि एक समन्वय बैठाकर चल रहे हैं पब्लिक के साथ, जो आम गांव हैं उनके साथ एक समन्वय बैठा कर चल रहा है। तो सर, जब आप लोग भी जब शुरुआत में आप लोग भी आए होंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी हुई गाँव वालों के साथ इंटरेक्ट करने में, या फिर उनके साथ उनको समझाने में, या फिर उनसे बातचीत करने में? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो नक्सली होते हैं किसी घर में छुपे मिल जाते हैं, उनसे सहारा लेते हैं, तो क्या उन लोगों को समझाने में कुछ आप लोग को शुरुआत में कोई दिक्कत हुई? ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो किसी भी प्रकार से जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, वो भटके हुए लोग हैं, जिनको असली में पता नहीं है कि सरकार क्या चाहती है, उनकी योजनाओं के बारे में नहीं मालूम, सरकार का क्या भला करती है उसके बारे में नहीं मालूम। तो हमारा काम केवल गोली चला करके उनको खत्म करना नहीं है, क्योंकि गोली ही सब चीज का हल नहीं है। हम जनता को बहुत जागरूक करते हैं, नीतियों के बारे में बताते हैं, उनके बीच में कॉन्फिडेंस फिल करते हैं, और धीरे धीरे वो लोगों को, हम लोगों को जो दिक्कत हुई थी लैंग्वेज की, वो हमारे पास में जो लोकल लड़के हैं उनके साथ बातचीत करके वो दुभाषिया के रूप में कार्य करते हैं। आजकल तो काफी सारे लोग, चूंकि इस इलाके लोग माइग्रेटरी हैं, बाहर लेबर्स वगैरह का काम करते हैं, बाहर जाकर के जॉब्स करते हैं अन्य राज्यों में, तो वो हिंदी अच्छी बोलते हैं। तो हम उन लोगों के साथ में अच्छी हिंदी का यूज करके, और जो नहीं जानते हैं तो लोकल भाषा का इस्तेमाल करके इस बारे में पूरी उनको जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि अब, और जैसे मैंने अभी इसके पूर्व में भी आपको बताया कि सिविक एक्शन प्रोग्राम, मेडिकल कैंप्स, सामान्य वितरण, सामान्यों का, चीजों का जानकारियां उपलब्ध कराने से काफी लोग हमारे नजदीक आने लग गए हैं। तो इस प्रकार काफी हम लोगों ने लोगों के बीच में आत्मविश्वास की भावना भरी, विश्वास की भावना भरी, जिससे कि फोर्स और जनता के बीच में जो पहले लगता था दूरी है, वो काफी घटती चली जा रही है। मतलब दूरी घटती जा रही है, और यही कारण बन रहा है कि जो क्षेत्र से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। हाँ जी, इसका बिल्कुल असर हो रहा है। नक्सलवाद में कमी आती चली जा रही है, क्योंकि लोग जागरूक होते जा रहे हैं। दूसरा, उन इलाकों तक भी पहुंच होती जा रही है जहां पर पहले पहुंचना मुश्किल था। अब आजकल हम उन इलाकों में भी काफी ज्यादा जा करके लोगों को रोजगार के बारे में बताया है। हमने इलाकों के रास्ते भी खोले हैं, रास्तों का चौड़ीकरण भी किया है, कुछ रोडें भी सरकार ने सैंक्शन कर दी हैं। तो इस प्रकार काफी सारा विकास का कार्य होगा, तो स्वाभाविक ही है कि नक्सलवाद कम होगा। विकास का कार्य, अब बहुत अच्छी बात आपने कही, विकास का कार्य हो रहा है। जो विकास के कार्य जो हो रहे हैं, जैसे रोड बन गई और कई ऐसे हाईवेज बन गए हैं, इससे भी नक्सलवाद पर काफी लगाम लगी है, क्योंकि आप लोग बड़े आसानी से उन मोर्चों पर पहुंच जाते हैं जहां पर अगर नक्सली कोई ठहरा है, कोई रुका हुआ है, तो वहां पर बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं आप लोग। ऑब्वियसली रोड जो है, अगर किसी जगह पर अगर रोड नहीं है तो उस जगह पर फोर्स का मूवमेंट धीरे होगा, डिले होगा,
और कई बार जिन सामानों की रसद की और सामानों की पहुंच नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती, मगर रोडें बन जाने से आपका सभी लोगों के विकास के कार्यों में वो तो मददगार होती है। उन जगहों पर, उन पिछड़े इलाकों में भी प्रशासन की पहुंच हो जाती है, तो रोड तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, देखिए लास्ट सवाल है कि देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे देश के युवाओं को? कुछ ऐसे युवा हैं आजकल देखते हैं नशे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे देश के युवाओं को? मैं देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि नशा आपका नाश करता है। नशा करने से आप ईश्वर की दिए गई इस देह को नुकसान पहुंचाते हैं। ना केवल आप इसको करने से अपने उपलब्ध संसाधनों का, पैसे का, समय का, आपके कैरियर का, सबका नाश करते हैं, बल्कि एक घर में विषाक्त वातावरण भी तैयार हो जाता है और आप समाज से धीरे धीरे कट करके अपना ही अहित करते हैं। अतः इसमें यही कहूंगा कि चूंकि ये ईश्वर ने जो देह दी हुई है, शरीर दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप इस्तेमाल करें। और ये देह आज एक दिन में नहीं बनती है, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, जैसा कहा भी गया है। तो नशा उसका इलाज नहीं है, आपको प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है, अंततः एक दिन इसकी विजय ही होती है। अच्छा, जो सेना में आना चाहते हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, मैं उनको ये कहूंगा कि वह सबसे पहले तो अपने जिस भी फौज में जाना चाहते हैं उनके मापदंडों को वो पूरा करते हैं या नहीं, उसको पहले देख लें। कई बार ये होता है कि वो मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं और उसके सपने देख लेते हैं, मगर यहाँ पर चूंकि जो मापदंड है, अगर वो उनको पूरा करते हैं तो उसमें प्रयास करें, और जिन मापदंडों में वो खरे नहीं उतरते हैं तो उसमें प्रयास नहीं करें, जैसे नहीं तो उन लोगों का हतोत्साहित होंगे। बाद में आखिरी मौके पर अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो दुखी होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं और समय का भी बर्बादी होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज की वो तैयारी करें, पहले उसके निर्देश पढ़ लें, उनके मापदंडों पे वो खरे उतरते हैं और जिन चीजों में कमी है उसको वो पूरा करने में सक्षम है, तो फिर आगे बढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना जो एक अनमोल समय है, बहुमूल्य समय है, आपने निकाला और हमें दिया है सर। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के भी हमारे साथ में समय बिताने के लिए और हमको कवर करने के लिए। ठीक है, हमारे साथ अंबु सर थे जो कि कमांडेंट है, और देखिए कई सारे सवालों का उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से जवाब दिया। उन्होंने सब चीज बताई, कही कि ऐसा नहीं है कि छुट्टियां नहीं मिलती, छुट्टी मिलती है जवानों को, ये सब कहने की बातें होती है। खुद वो खुद एक कमांडेंट है, वो खुद छुट्टी देते हैं जवानों को, तो ऐसी कोई चीज नहीं, सब भ्रम की बात है। फिलहाल देश के जो युवा है उनको भी उन्होंने संदेश दिया है और समझने वाली बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले उसके दिशा निर्देश पढ़ लें और उसमें देख लें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर हैं तभी आगे बढ़े, अगर नहीं है, उसमें जरा से भी 5% 6% भी है तो आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर 5-6% भी है तो आगे आपकी हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फंस जाए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।